हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बात करी थी डी ब्रोगली के बारे में। आज हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बहुत ही आसान सा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ ये क्या बोलता है, फिर उसको समझाने की आपको कोशिश करूंगा। ये जो हाइजेनबर्ग है, मेरी एक फेवरेट टीवी सीरीज है जिसका नाम है ब्रेकिंग बैड। उसमें जो मेन हीरो है उसका दूसरा नाम हाइजेनबर्ग होता है। क्यों होता है तो जब आपको वो सीरीज देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझना होगा कि इसका क्या मतलब है, फिर आप उसको कोरिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझते हैं। तो हाइजेनबर्ग क्या बोलता है, ये बोलता है इट इज, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू determine exact position and exact momentum। मोमेंटम समझते हो, m into v है ना। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। फिर से बोलता हूं, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम of a microscopic object simultaneously। क्या बोला मैंने, सिंपल तरीके समझाता हूं। ये सिंपली ये बोलना चाहता है कि भाई दो चीजें हैं, एक पोजीशन और एक मोमेंटम। उनको आप एग्जैक्टली मतलब बिना किसी एरर के आप कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। एक साथ साइमल्टेनियसली आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। ऐसा क्यों भाई, क्या दिक्कत है, इसको समझेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। बस इतनी सी बात बोलता है, बस इसको आपको समझना है क्या बोलना चाह रहा है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, डिटरमाइन एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मतलब बिना किसी एरर के, एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हम इसको इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन ये किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा सीन है। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब समझ रहे हो, एक साथ। अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल समझाता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लो यहां पे सामने है ना एक बग है, बग मतलब एक कीड़ा है। यहां पे एक बग है, ऐसे कीड़ा है। ठीक है, यहां पे अंधेरा है और मैं इस बग को चेक करना चाहता हूं, इसकी पोजीशन चेक करना चाहता हूं और इसका मोमेंटम, मोमेंटम मतलब मास तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई अनसर्टेनिटी या एरर आएगा नहीं। अनसर्टेनिटी किस में आएगी, वेलोसिटी में। तो मैं पोजीशन और वेलोसिटी के बारे में बात करूंगा, है ना। तो पोजीशन और वेलोसिटी को आप एग्जैक्टली एक टाइम पे मेजर नहीं कर सकते, उसमें अनसर्टेनिटी आती है। क्यों आती है, तो ऐसा नहीं कि अपना इंस्ट्रूमेंट खराब है, कुछ दिक्कत है यहीं पे, मतलब नेचर में ही ऐसा है। क्या है समझते हैं। बग है, इस बग को मुझे डिटेक्ट करना है। तो डिटेक्ट करना है तो मुझे डिटेक्ट करना है, इस तरीके से इसको डिटेक्ट करना है कि ये डिस्टर्ब ना हो, डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने एक टॉर्च ली, टॉर्च की मदद से, बड़ी सी टॉर्च है, टॉर्च ली, बड़ी टॉर्च इसलिए ली ताकि सारी लाइट एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट ना हो, है ना, ताकि ये मेरा कीड़ा वीड़ा है जिंदा रहे, इसको कोई ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो। तो बग अपने आराम से चल रहा था, तो मैंने लाइट ली और लाइट की पोजीशन ये वाई एक्सिस पे है। तो इसको मैं ऐसे ऊपर नीचे करके कहां पे है, कौन सी इसकी पोजीशन है वो चेक करना चाहता हूं। तो मुझे जैसे ही बग दिखता है तो मुझे पता लग गया इसकी पोजीशन ये है। पोजीशन तो पता लग गई, अब दिक्कत ये है कि इसकी पोजीशन ये है और ये बाकी चीज क्या है, बाकी उसके अंदर एरर है। मैं बोलूंगा कि पोजीशन ये है, लेकिन पोजीशन में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा आ रही है, एरर बहुत ज्यादा आ रहा है, एग्जैक्ट पोजीशन मुझे पता नहीं चल रही है। इसकी वेलोसिटी, अब ये ऊपर जाएगा तो मैं टॉर्च को भी ऊपर कर दूं तो इसकी वेलोसिटी एग्जैक्ट मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा, लेकिन इसकी एग्जैक्ट पोजीशन मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूं। क्यों फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूं, एरर बहुत ज्यादा आ रहा है। तो मैंने सोचा यार पोजीशन को मुझे
बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है, तो मैंने क्या किया, इस टॉर्च को है ना पतला कर दिया। पतला कर दिया मतलब बहुत थिन कर लिया। बहुत थिन मतलब यहाँ पे समझते हैं। तो मैंने ना इस टॉर्च को बिल्कुल पतला सा कर दिया, तो सारी लाइट को कॉन्सेंट्रेट कर दिया एक जगह पे, है ना। तो लाइट कॉन्सेंट्रेट हो गई है। बग मान लो फिर से यहीं पे है, ये मेरा बग है, ठीक है। तो यहाँ पे बग बैठा है, कीड़ा बैठा है, और इसकी मुझे पोजीशन देखनी है। तो मैंने अपनी जो टॉर्च थी उसको बिल्कुल थिन कर दिया। अब थिन करने से क्या हुआ, बग की एग्जैक्ट पोजीशन मुझे पता लग गई। जैसे वहां उसके ऊपर लाइट गिरते मुझे पता लग जाता है, तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन मुझे पता लग गई। लेकिन एक दिक्कत हो गई, अब जो लाइट मैंने लिया बहुत कॉन्सेंट्रेटेड ली है, सारी लाइट बहुत कम एरिया में पड़ रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इस लाइट के पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, जैसे लेजर लाइट है ना, वैसे वैसा सीन है। तो अब इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, जैसी ही लाइट इस बग के ऊपर गिरती है, बग खत्म, मर गया बग। इससे क्या हुआ, उसकी स्पीड क्या है, किस स्पीड से चल रहा था, किस स्पीड से चलेगा, वो हम फाइंड आउट कर ही नहीं पाएंगे। तो इसकी वेलोसिटी हम डिटरमाइन कर ही नहीं पा रहे हैं। एग्जैक्ट पोजीशन तो मिल गई, लेकिन अब इसकी स्पीड नहीं मिल रही है। ऊपर वाले केस में क्या था, बग ना मरे इसलिए हमने लाइट को मतलब वाइड कर रखा था, डिफ्यूज कर रखा था। उसकी वजह से बग मर तो नहीं रहा था, लेकिन उसकी पोजीशन नहीं पता लग रही थी। स्पीड पता लग रही थी लेकिन पोजीशन नहीं पता लग रही थी। इस वाले केस में पोजीशन पता लग गई लेकिन स्पीड नहीं पता लग रही है। सेम सिचुएशन होती है इलेक्ट्रॉन के साथ, छोटी चीजों के साथ। बड़ी चीजों के साथ ऐसा कोई झंझट नहीं होता। क्लासिकल मैकेनिक्स में हाँ आप निकालते ही हो कि 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, आप यूज करते ही हो फिजिक्स में, वो निकाल लेते हो। बड़ी चीजों के साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटी चीजों के साथ दिक्कत है, जो माइक्रोस्कोपिक चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मुझे बतानी है। तो किसी भी चीज को हम कैसे देखते हैं, उसकी पोजीशन कैसे पता करते हैं, जैसे हम किसी चीज को कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो लाइट होती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरते, जैसे पेन है, इसको मुझे देखना है, तो लाइट इसके ऊपर गिरेगी, वो मेरी आंखों में आएगी, है ना। तो लाइट गिरी, मेरी आंखों में आई, तो कुछ वेव्स आती हैं, वेव्स हमारे पास पहुंचती हैं, उसकी वजह से हम किस चीज को डिटेक्ट कर पाते हैं। इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करना तो हमें वेव भेजनी पड़ेगी, है ना। और इलेक्ट्रॉन मान लो चल रहा है या रुक रहा है, कैसा भी है, तो इलेक्ट्रॉन को हमें डिस्टर्ब नहीं होने देना है, इस तरीके की वेव भेजनी है। तो उस वेव की एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम से कम। एनर्जी को कम से कम करना है, एनर्जी को कम करना है तो फ्रीक्वेंसी को भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी वेव की एनर्जी h न्यू के इक्वल होती है। अगर एनर्जी कम है तो फ्रीक्वेंसी को भी कम करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो लैम्डा बढ़ जाता है, वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो अपन को ज्यादा वेवलेंथ की लाइट यूज करनी पड़ेगी, या ज्यादा वेवलेंथ की कोई वेव भेजनी पड़ेगी, ताकि उसकी एनर्जी कम रहे और मेरा इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब ना हो, उसकी स्पीड चेंज ना हो। तो मैंने एक बड़ी वेवलेंथ की लाइट भेजी। अब इससे एक दिक्कत हो गई। दिक्कत ये हो गई, समझना दिक्कत क्या हो गई, ये ऐसे हो गया जैसे बड़ी टॉर्च हम भेज रहे हैं। अब इससे इलेक्ट्रॉन तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, लेकिन इसके साथ दिक्कत ये हो गई कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन हमें नहीं पता लगी। बहुत ज्यादा क्या आएगा, बहुत ज्यादा उसमें अनसर्टेनिटी आएगी। तो अब मैंने सोचा कि अनसर्टेनिटी को कम किया जाए, तो वेव को छोटा किया जाए, जैसे टॉर्च को हमने छोटा किया। तो वेव को छोटा करना है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम करनी है अपन को, वेवलेंथ कम करनी है। वेवलेंथ को कम करना है तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी। अब मैंने दूसरी तरफ से दोबारा छोटी वेव भेजी जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां पे है, ये तो मुझे पता लग रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वेव आई, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट पोजीशन तो मुझे पता लग जाएगी, लेकिन जो वेव आई उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा थी। एनर्जी ज्यादा होने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी मिली, उसकी स्पीड में बहुत ज्यादा चेंज आ गया। तो उसकी एग्जैक्ट स्पीड फिर से फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा। पोजीशन तो पता लग गई, लेकिन उसकी स्पीड मैं फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा। आप ऐसा नहीं कि इंस्ट्रूमेंट में कोई दिक्कत है, इंस्ट्रूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नेचर में ऐसा है। छोटी चीजों की एक ही टाइम पे दो चीजों को एग्जैक्टली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। कौन सी दो चीज, एक तो पोजीशन, दूसरा मोमेंटम बोलो या फिर वेलोसिटी, उनको आप एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। यह है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बस इतना है। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को देखते हैं एक बार। तो फॉर्मूला क्या है इसका, तो हाइजेनबर्ग बोलता है कि डेल्टा एक्स है एरर या फिर अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, डॉट डेल्टा पी का है अनसर्टेनिटी या फिर एरर इन द पोजीशन, मोमेंटम। और ये जो वैल्यू है हमेशा h/4 के इक्वल या इससे ज्यादा, कम से कम इतना तो अनसर्टेनिटी होनी है।
जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन करोगे किसी पार्टिकल की, किसकी, पोजीशन और मोमेंटम की, तो इतनी कम से कम अनसर्टिनिटी होनी है, इससे ज्यादा बेशक हो। इस लाइन का ये मतलब है। h/4 कहां से आया? क्वांटम मैकेनिक्स से आया है, हमें उसकी डिटेल में नहीं जाना होता है। अगर आपको जाना है तो क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, तभी आप समझ सकते हो, अपने सिलेबस में वो सब नहीं है। तो अपन को बस ये समझना है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का कम से कम कितनी अनसर्टेनिटी रहेगी? h/4 ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर डेल्टा एक्स 0 है तो इसका फिजिकल मतलब क्या है? डेल्टा एक्स 0 का फिजिकल मतलब ये है, डेल्टा एक्स क्या है? एरर, अनसर्टेनिटी, वो कितनी हो गई? 0, मतलब एग्जैक्ट आप पोजिशन बता पा रहे हो। तो आपसे मैं पूछता हूं कि डेल्टा पी कितना आएगा? अगर डेल्टा एक्स 0 तो डेल्टा पी कितना होगा बताइए। तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी निकाले तो डेल्टा पी होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 0, तो 1/0 कितना होता है? इनफाइनाइट। तो इसमें बहुत ज्यादा क्या आ जाएगी? अनसर्टेनिटी। एक को आपने एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लिया तो दूसरे में बहुत ज्यादा क्या आ जाती है? अनसर्टेनिटी आ जाती है। दूसरे को फाइंड आउट करना ही नामुमकिन काम हो जाता है। ऐसा सीन है। आपको समझा भी दिया ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में आ रही है बात? ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। डेल्टा एक्स डेल्टा पी मतलब मोमेंटम ना, डेल्टा पी का मतलब मोमेंटम, और पी का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? m/v। ये तो सर्टेन है, इसकी तो वैल्यू हम बता सकते हैं। इसमें क्या ही एरर आएगा? एरर आना इसमें आना है वेलोसिटी में। तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या, डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या बन सकता है? m डेल्टा वी। ठीक है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और h/4 डेल्टा एक्स दो डेल्टा वी को यहां रखते हैं, m को वहां पे ले आते हैं, h/4 m। इस फॉर्मूले को अभी भी अपन यूज करेंगे, इसको यूज कर सकते हैं, करेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब कुछ चीजें हैं, कभी ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ मिले परसेंटेज एरर या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी, कभी बोले क्वेश्चन में, इसका क्या मतलब होता है? तो परसेंटेज एरर और परसेंटेज अनसर्टेनिटी का मतलब होता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। इसका मतलब ये होता है। अनसर्टेनिटी किस में है? ये इन पोजिशन। तो अगर ये दिया जाए तो आपको डेल्टा एक्स इस फॉर्मूले की मदद से आप निकाल सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको परसेंटेज एरर या फिर अनसर्टेनिटी पूछा जाए किसमें? वेलोसिटी या मोमेंटम में, इन वेलोसिटी, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। बस इतना सा है। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसको समझते हैं, बस इतना ही है। हाइजेनबर्ग इतना ही बोलता है, ये बोलता है इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम बोल दो या एग्जैक्ट वेलोसिटी बोल दो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली। एक ही टाइम पे दोनों चीजों को एग्जैक्ट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। कैलकुलेट कर सकते हो लेकिन एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसमें अनसर्टेनिटी आएगी, छोटी चीजों के लिए है। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए, इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.33 पिकोमीटर है, फाइंड डेल्टा वी। डेल्टा एक्स मतलब अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन। आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी फॉर एन इलेक्ट्रॉन। देखना क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन को आसान कैसे करना है। तो अपन को पता है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन h/4 अपन से जो अनसर्टेनिटी पूछता है वो मिनिमम पूछता है। तो ये जो साइन है ना ग्रेटर देन वाला, इसको आप हटा सकते हो, तो हमें मिनिमम अनसर्टेनिटी निकालनी रहती है। तो हमें डेल्टा पी नहीं पूछा जा रहा, डेल्टा वी पूछा जा रहा है। तो डेल्टा पी की जगह हम क्या लिखेंगे? m डेल्टा वी, और इसको हम जब क्वेश्चन करेंगे इक्वली यूज करेंगे, ग्रेटर देन साइन लेने की जरूरत नहीं है। मिनिमम अनसर्टेनिटी हमें निकालनी रहती है। तो हमें क्या निकालना है? डेल्टा वी। तो डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या बनेगा? h/4 m इंटू डेल्टा एक्स। अब वैल्यू रखनी है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको ध्यान से देखना 1 मिनट के लिए। सॉरी, तो h की वैल्यू हम यूज करेंगे 6.6 इंटू 10⁻34। 6.626 पूरा यूज करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन को आसान करना है, 6.6 यूज करेंगे। 4
पाई को 3.14 यूज नहीं करेंगे, 22/7 यूज करेंगे, आसानी होगी कैलकुलेशन करने में। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 होता है, 9 यूज करेंगे, 10⁻31। ठीक है। डेल्टा एक्स कितना बोल रहा है, ये 0.33 पिकोमीटर बोल रहा है। पिकोमीटर को ऐसा यूनिट में करना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसा यूनिट में जूल पर सेकंड, जूल सेकंड, तो इसको भी हमें ऐसे यूनिट में करना है, तो पिकोमीटर मतलब 10⁻12 मीटर। ठीक है। 0.33 है, इसको मैं 1/3 लिख सकता हूं, कैलकुलेशन आसान हो जाए, लिख सकते हैं 1/3 का मतलब क्या होता है 0.33 लिख सकते हैं। तो डेल्टा वी निकालना है मुझे, तो डेल्टा वी क्या लिख सकते हैं 6.6 इंटू 10⁻34, और यहाँ पे 4 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 9 इंटू 10⁻31, और इसको अपन लिख देते हैं 1/3 इंटू 10⁻12। ठीक है भाई, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब इसको काट देते हैं, 3 3 9, और ये 7 को ऊपर लेके जाते हैं, तो ये क्या बनेगा 6.6 इंटू 7 ऊपर चला गया 10⁻34, और यहाँ पे क्या बचा 4 है इंटू 22 है इंटू 3 है, और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 31 और -12 कितना होता है, ये हुआ कितना 41 43 43 बचा है ना। और इसको काट देते हैं, यहां से हटाते हैं, नीचे 10 ले आते हैं, 22 3 66, और 3 से 3 कट गया, ये कट गया पूरा, तो यहाँ कितना बचा 7 4/10, 10 की पावर इसको ऊपर लेके जाएंगे 43, और ये 34 है, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, 10 की पावर 9 बचेगा। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आंसर 7/4 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, ये अपना आ गया हाँ मीटर पर सेकेंड। डेल्टा वी निकाल रहे अपन, डेल्टा वी आ गया। क्लियर है। इस तरीके से अपन कैलकुलेशन को करेंगे। पाई को अपन को 22/7 लेना है। ठीक है। और अगर ऐसे पॉइंट्स वगैरह में हो तो आप ट्राई करना कि उसको रेशो में लिख सको, तो उससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है हमारी। एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर उससे हम चीजों को और अच्छे से समझें। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम से, फिर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ H+ आयन इज एक्सलेटिंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस एंड वेलोसिटी कैन बी डिटरमाइंड विद 1% एक्यूरेसी, देन कैलकुलेट डेल्टा एक्स। आपको वेलोसिटी दी जा रही है, वेलोसिटी में कितना एक्यूरेसी है वो बताया जा रहा है, और डेल्टा एक्स पूछा जा रहा है। ये परसेंटेज एक्यूरेसी दे, इसी का मतलब होता है परसेंटेज एरर, ध्यान रखना। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज एक्यूरेसी, परसेंटेज एरर, तीनों एक ही चीज है। तो अपन को डेल्टा एक्स निकालना है, और डेल्टा एक्स निकालना है, वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है, तो अपन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू H/4 इतना मत छोड़ना, एक एम भी होता है 4πm, तो ये गड़बड़ मत कर देना, जब डेल्टा पी होता है तब एम नहीं होता। ठीक है। तो अपन को ये निकालना है, ये निकालना हो, ये पता होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। तो डेल्टा वी कैसे निकालें, तो परसेंटेज एक्यूरेसी दिया हुआ है, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आपने देखा था। अगर वेलोसिटी के बारे में बात हो तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। परसेंटेज एरर या परसेंटेज एक्यूरेसी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितना दिया है 1। डेल्टा वी निकालना है, और v कितना है मेरा 6.626 इंटू 10 की पावर 6, और यहाँ पे 10 की पावर 2 है। तो डेल्टा v कितना आएगा मेरा, कभी भी ऐसे कैलकुलेट नहीं करना होता, बस सिंपल निकालना होता है, लास्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो कितना आएगा, ये यहाँ पे 4 बचेगा, तो डेल्टा v कितना हो जाएगा 6.626 इंटू 10 की पावर 4 आ गया। ठीक है। इस वैल्यू को वहां पे रखेंगे, तो डेल्टा x इज इक्वल टू H/4πm इंटू डेल्टा वी। एच की वैल्यू रखते हैं 6.6 इंटू पूरा लिख देते हैं क्योंकि कटने वाला है, तो पूरा लिख देते हैं 6.26 इन 10 की पावर -34, और यहाँ पे 4 इसको लिखना है 22/7, और मास किसका H+ आयन का, H+ आयन का मास कितना होता है, तो आपको एक प्रोटॉन का मास पता होना चाहिए। एक प्रोटॉन का मास ऑफ 1 प्रोटॉन वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, और हमें ऐसा यूनिट में यूज करना है, किलोग्राम में यूज करना है। इन चीजों का भी थोड़ा ध्यान रखना यूनिट्स का। ठीक है। तो यहाँ पे 1.67 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.67 को 5/3 लिख सकता हूँ। क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिखता हूँ
1.6 को लिखता हूँ 5/3 इंटू 10⁻27। आप कैलकुलेट करो, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1.67 के आसपास आएगा। तो इसको हम यूज कर सकते हैं, तो इसी को यूज करें ताकि कैलकुलेशन आसान हो। 5/3 इंटू 10⁻27, ठीक है। और डेल्टा वी कितना मेरा, डेल्टा वी अभी निकाला 6.626 इंटू 10⁻4। देखो जो कट रहा है वो काटो, ये कटा, ठीक है। 7×3 = 21, ये 22 लगभग बराबर ही है। तो ऊपर कितना बचा, 10⁻34, और यहाँ पे 5 चौके 20, और 10 की पावर कितनी बची, ये 27, ये 4 माइनस करना पड़ेगा, -23, ये बचेगा 1/20, और 10⁻23 को ऊपर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा, 11, माइनस का 11, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 1/20 है, 1/20 मतलब 0.05 इंटू 10⁻11, और इसको लिखते हैं 5 इंटू 10⁻30। ये आपका क्या आया, ये आ गया आपका डेल्टा एक्स। क्लियर है। इस तरीके से हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के क्वेश्चनों को लगाएंगे। ये था आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।